हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम ज्ञानविंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। चार आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो जबालोपनिषद से यह लिया गया है। जबालोपनिषद आपका यजुर्वेद का उपनिषद है। किस वेद का उपनिषद है जबालोपनिषद? यजुर्वेद का यह उपनिषद है। एक आपने सुना होगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद जो है किस वेद का उपनिषद है? तो यह आपका अथर्ववेद का उपनिषद है। किस वेद का? अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद। और यहां से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद का यह उपनिषद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? सिकंदर के साथ कौन नहीं आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगस्थनीज सिकंदर के साथ नहीं आया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज की बात करें तो यह जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। और ये किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह भारत आया था। इसकी पुस्तक ध्यान रखिएगा आप, इंडिका। इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक है। और इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का उल्लेख मिलता है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 महापुराण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें वेद की, वेदों की संख्या कितनी है? तो हमारे 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। अगर हम बात करें उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं। ठीक है, और वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग हैं। तो चारों ध्यान रखिएगा, उपनिषद कितने हैं? 108, और वेदांग कितने हैं? 6, वेद कितने हैं? 4, और महापुराण कितने हैं? 18 महापुराण है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित कौन सा विभाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवाने कोही। ये जो है सारे विभाग जो है दिल्ली सल्तनत के विभाग हैं। और कृषि विभाग से संबंधित कौन सा है? तो ऑप्शन बी, दीवाने कोही आपका कृषि विभाग था। और कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? यानी दीवाने कोही की स्थापना किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और दिया है दीवाने मुस्तकराज। दीवाने मुस्तकराज जो है आपका ये राजस्व विभाग था। कौन सा विभाग था? राजस्व विभाग। और इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना की थी। और दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज आपका ये सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। और इसकी स्थापना किसने किया था? बलबन ने इसकी स्थापना की थी। आप ध्यान से सुनिएगा, सारा रिविजन हो जाएगा। दीवाने बंदगान ये आपका दास विभाग था। दीवाने बंदगान दास विभाग था। और इसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी। सारे इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण देवराय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण देवराय की बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। किस वंश के? तुलु वंश के शासक थे। ठीक है, विजयनगर की बात करें तो विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। इसमें आपका 4 वंश थे। 4 वंश कौन कौन से हैं? पहला आपका संगम वंश है, संगम वंश। उसके बाद आपका आता है तुलु वंश। उसके बाद आपका आता है सुलु वंश। और चौथा आपका आरवीडु वंश। आरवीडु वंश जो है ये 4 वंश थे। और तुलु वंश से ही संबंधित थे आपके
कृष्ण देव राय। ठीक है, और कृष्ण देव राय की एक रचना ध्यान रखिए आप, आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद किसकी रचना है? तो ये आपका जो है राजा कृष्ण देव राय की है। ठीक है, नेक्स्ट, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सादत खान ने स्थापना किया था कर्नाटक राज्य की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1720 ईस्वी में किया था। और जो है राजधानी क्या बनाई थी? अर्काट को राजधानी बनाई थी। किसे? अर्काट को राजधानी बनाई थी। 1720 ईस्वी में कर्नाटक राज्य की स्थापना किया था। ठीक, अगला है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ कब था? 1790 से 1792 में हुआ था ये तृतीय आंग्लो मैसूर। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इसे सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, और अस्थाई बंदोबस्त का भी जनक इसे कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त जो है की शुरुआत इसने कब किया था? 1793 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? भगत जवाहर मल का संबंध किस विद्रोह से? तो आपका ऑप्शन सी, कूका आंदोलन से था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कूका आंदोलन आपका पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1840 से लेकर 1872 तक यह आंदोलन हुआ था, कूका विद्रोह। अगला है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें आपका इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियाकत अली ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम बेगम हजरत महल की, तो इन्होंने कहां से किया था? लखनऊ से किया था। बेगम हजरत महल ने कहां से? लखनऊ से। और खान बहादुर खान ने कहां से किया था? इन्होंने बरेली से किया था। और मौलवी अहमद उल्लाह इन्होंने कहां से किया था? फैजाबाद से किया था। ठीक है, फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन का कथन है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब था? 1899 से 1905 ईस्वी तक। 1899 से 1905, और इसी के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस की बात कर लें यहीं पे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को। देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? इसकी घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई, कहीं कहीं आपको 19 जुलाई मिलेगा। 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंगाल जो ये स्वदेशी आंदोलन उसे चलाया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन पूछा जाता प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और इसे रद्द कब किया गया था बंगाल विभाजन को? तो आपका 1911 में रद्द किया गया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइकल एंजेलो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, असत्य कथन का चयन करें, यानी गलत कौन सा है इसमें? पहला करा, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई, सही है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था, ये भी आपका सही है। गुलाब का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था, यही आपका गलत है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है स्टुअर्ट वंश से नहीं था, बल्कि किस वंश से था? ट्यूडर वंश से था। किस वंश से? ट्यूडर वंश से इनका संबंध था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? सूर्य से दूरी के अनुसार यहाँ पे पूछा है, तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ये आपका सूर्य है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र आता है। उसके बाद कौन सा आता है? पृथ्वी। उसके बाद मंगल, और उसके बाद आपका आता है बृहस्पति। उसके बाद आपका शनि और अरुण, फिर आपका लास्ट में आता है वरुण। ये आपका क्रम है, क्रम ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। ठीक है, और एक प्रश्न और बनता है कि ये बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये जो बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण ग्रह है, इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। और एक प्रश्न और बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो ये आपका जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह पाया जाता है? आपका क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है असत्य मिलान का चयन करें, यानी गलत कौन सा इसमें मिलान है? पहला कह रहा है उत्तरी अमेरिका में है आपका माउंट मैकिनले सही है। दक्षिण अमेरिका में ओजस डे सलाडो सही है। ऑस्ट्रेलिया में आपका माउंट कोयस्कू सही है। और यूरोप में माउंट किलिमंजारो, यही आपका गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो जो है ये यूरोप में नहीं है, बल्कि अफ्रीका में है। ठीक है, और ये अफ्रीका में कि कहाँ पे है? तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यही आपका गलत है। ठीक, अगला है भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जो भारत का मानक समय रेखा है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो ये आपका झारखंड से नहीं गुजरता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो क्या है? आपका भारतीय मानक समय रेखा है। और ये भारत के कितने राज्यों से को गुजरती है? 5 राज्यों से को गुजरती है। कौन कौन से? आप ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से यह गुजरती है। टोटल 5 राज्यों से यह गुजरती है, और ये झारखंड से होकर नहीं जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? नेपाल के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेपाल के साथ यह आपका सीमा साझा नहीं करता है। टोटल 5 राज्यों जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये आपका यांगयाब दर्रा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसी नदी पर एक द्वीप है, माजुली द्वीप। ये जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और ये किस नदी पर है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसे MCT कहा जाता है। और ये जो है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए आप इसको। सबसे पहले आपका आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद कौन सा आता है? बृहद हिमालय, और उसके बाद आपका लघु हिमालय, लघु और शिवालिक श्रेणी, और उसके बाद लास्ट में आता है आपका मैदानी क्षेत्र।
देखिए, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है? तो इसे अलग करता है आपका IT ITSZ, यानी इंडस तीसांगपो सच्चर जोन, जिसे हिंज लाइन कहा जाता है। तो ये आपका ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में है आपका हिंज लाइन। और बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा है? तो ये आपका MCT है। और लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को कौन अलग करता है? तो MBF, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये किसके बीच में है? तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में। और शिवालिक श्रेणी और मैदानी क्षेत्र को कौन अलग करता है? तो ये आपका करता है HFF, यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये HFF, ये आपका शिवालिक श्रेणी को अलग करता है मैदानी क्षेत्र से। तो सारे ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? इसे रुद्रप्रयाग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 5 प्रयाग हैं। पहला आप ध्यान रखिएगा, धौली गंगा। अब ध्यान सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अलकनंदा सब में कॉमन है, ठीक है, अलकनंदा सब में कॉमन है। धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? तो आपका विष्णु प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। और पिंडार नदी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? तो कर्ण प्रयाग बनता है। और अलकनंदा और मंदाकिनी मिलने से कौन सा? तो आपका रुद्र प्रयाग बनता है। और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? आपका देव प्रयाग बनता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक है अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग बनता है। ये आपका 5 प्रयाग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अलकनंदा सब में कॉमन नदी है, तो आपके पहले ये सारी नदियां याद करनी होगी। और अलकनंदा सब में कॉमन है, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जल प्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? चंबल नदी पर कौन सा जल प्रपात स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है। अगर हम बात करें बिहार, ये जलप्रपात है, राज्य नहीं है। ये बात हो रही है विहार, ये आपका टोंस नदी पर स्थित है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। ये धुआंधार और शिव समुद्रम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है? ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला है, जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून के द्वारा होता है? तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। और तमिलनाडु में जो है शीत वर्ष में, यानी ठंडी के समय में जो है बारिश होती है। और किसकी वजह से? उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केरल का, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मणिपुर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम आपका हरियाणा राज्य का है। हरियाणा का जो है सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है। नेक्स्ट आप बिहार का पूछा जाए, कितना है? 916 है बिहार का। अला निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर कौन सी परियोजना? तो आपका ऑप्शन ए सरहिंद नहर परियोजना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना की बात करें, ये आपका जो है किस नदी पर है? तो आपका झेलम नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और दुलहस्ती परियोजना आपका चेनाब नदी पर है ये। और तिलैया परियोजना तो आपका बराकर नदी पर है। बराकर नदी जो है ये दामोदर की सहायक नदी है। और इस पे कौन सी परियोजना? तिलैया परियोजना, ठीक है। तुलु परियोजना किस पे? झेलम नदी पर। दुलहस्ती परियोजना किस पे? तो चेनाब नदी पर। और सरहिंद नहर परियोजना यह सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और ये कहाँ पे है? तो ब्राजील में। और कब हुआ था? 1992 में यह हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका इम्फाल में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने यानी मतदान देने का अधिकार कब मिला था? तो ये आपका मिला था 1919। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा यह प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके द्वारा एक और भी हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन जो है किसके द्वारा? तो आपका भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा लागू हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री पूछ रहा है कौन थे? तो आपका थे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में। और हम बात करें सरदार बलदेव सिंह की, तो ये क्या थे? तो ये आपका रक्षा मंत्री थे। और एच.सी. भाभा की बात करें तो ये आपका वाणिज्य मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे एच.सी. भाभा। और राजकुमारी अमृत कौर जो है ये क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? तो आपका 3 प्रकार के न्याय, ऑप्शन सी। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में। अगला है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29-30 में यह उल्लेख है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का। ठीक है, बात करें अगर अनुच्छेद 19 से 22 में, इसमें क्या है? इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। ये सब क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो है वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, पहले कितने थे? 7। तो संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। और ये मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस भाग में? संविधान के भाग 3 में। आर्टिकल की बात करें 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में आपका विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन डी। कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो आपका बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। टोटल 6 राज्यों में आपका क्या है? विधान परिषद है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में यहाँ पे आपका विधान परिषद है। और सर्वाधिक विधान परिषद की सीट उत्तर प्रदेश में है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 124, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में है। आर्टिकल की बात करें 124 से लेकर 147 तक जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान है। अगला है, इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो आपका जो है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा संबंधी प्रावधान है। टोटल कितनी भाषाएं इसमें? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। एक और ध्यान रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन ये आपका 2003 में हुआ था। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषाएं थी? तो आपका बोडो थी, ध्यान रखिए, ध्यान सुनिएगा, बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली
और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। दोनों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों संशोधन। अगला, निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम लोक लेखा समिति की, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपका 15 जो है लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। और प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें आपका 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य इसमें लोकसभा के होते हैं, और सबसे बड़ी समिति है ये प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट, अंतर राज्य परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? अंतर राज्य परिषद की बैठक साल में कितनी बार? तो साल में 3 बार इसकी बैठक की होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। और अंतरराज्यीय परिषद ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो ऑप्शन ए, 10 घात 15 को क्या कहा जाता है? पेटा कहा जाता है। देखिए, 10 घात 18 को क्या कहा जाता है? इसे एक्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सा कहा जाता है। 10 घात 21 को क्या कहा जाता है? इसे जेट्टा कहा जाता है, जेट्टा कहा जाता है। और 10 घात 24 को योट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योट्टा। 10 घात 3 सभी को पता होगा, किलो कहा जाता है। 10 घात 6 को क्या कहता है? मेगा कहा जाता है। 10 घात 9 को क्या कहा जाता है? मेगा कहा जाता है। 10 घात 12 को क्या कहा जाता है? टेरा कहा जाता है। और अगर यही पूछा जाए 10 घात -15 को क्या कहा जाता है? तो इसे फेमटो कहा जाता है। फेमटो 10 घात -15 को कहा जाता है। और 10 घात -18 पूछा जाए क्या कहा जाता है? उसे अट्टो कहा जाता है। ये सारे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इसमें। अगला है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवेग बराबर होता क्या है? तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। वेग का द्रव्यमान का क्या होता है? इकाई किलोग्राम, और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जी का मान महत्तम कहाँ पे होता है, यानी जी का अधिकतम मान कहाँ पे होता है? तो ये आपका ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगर न्यूनतम पूछा जाए तो भूमध्य रेखा पर होता है, यानी विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है स्मॉल जी का मान। ठीक है। अगला है, बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु दाब नापा जाता है, वायु दाब नापा जाता है। कह रहा जब धीरे धीरे इसका पाठ्यांक गिरता है तो क्या होता है? मौसम किस प्रकार का मौसम होगा? तो होगा वर्षा का मौसम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब अचानक गिर जाए, जब पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो क्या होता है? तूफान का मौसम होता है, तूफान। और पाठ्यांक अगर समान रहता है तो दिन साफ रहता है। ठीक है। अगला है, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? तो किसके कारण? तो ये आपका विवर्तन के कारण बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन बताता है? तो गैल्वेनोमीटर बताता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें विद्युत धारा को मापता कौन है? तो एमीटर से नापा जाता है विद्युत धारा। अगला है, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है? सभी को पता होगा, कॉमन प्रश्न है। तो आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में। अगर पूछा जाए हेडलाइट का में किस दर्पण का प्रयोग? तो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है आपका हेडलाइट में। ठीक है। अगला है, खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? खनिज या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये आसवान विधि के द्वारा इसे अलग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या किसे कहा जाता है? तो इसका मान क्या होता है? तो ऑप्शन बी 6.022 × 10⁻23 इसका मान होता है एवोगाड्रो संख्या का। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की
गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका बायल का नियम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहां से कहां तक आता है। लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहां से कहां तक, तो 57 से लेकर 71 तक आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक है आपका एक्टिनाइड। एक्टिनाइड में जो है परमाणु संख्या कहां से कहां तक, तो आपका 89 से 103 तक होता है। 89 से 103 तक आपका एक्टिनाइड होता है। अगला है धोबन सोडा यानी धावन सोडा की रासायनिक सूत्र क्या है। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका धावन सोडा का सूत्र होता है। एक होता है आपका बेकिंग सोडा, इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। और धावन सोडा इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है पत्तियों का रंग किस वर्णी लवक के कारण होता है। सॉरी, पत्तियों का पीला रंग किस वर्णी लवक के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटीन की वजह से होता है पत्तियों का रंग पीला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें लाइकोपेन की, तो लाइकोपेन की वजह से क्या होता है, तो टमाटर का रंग जो लाल होता है, टमाटर का रंग लाल किसकी वजह से, लाइकोपेन की वजह से। और बिटानिन की वजह से चुकंदर का रंग होता है, चुकंदर का रंग जो होता है किसकी वजह से, बिटानिन की वजह से होता है। और पत्तियों का हर रंग जो है हरा किसकी वजह से, तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। अगला प्रश्न है गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है। गंजापन रोग किस कवक के कारण, तो आपका टीनिया केपिटिस के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटिकोलस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन की बात करें तो ये क्या है, सहजीवी है। किसका सहजीवी होता है, ये कवक, कवक और शैवाल का सहजीवी है ये लाइकेन। ठीक है, पूछा जाता है ये। और लाइकेन किसका संकेतक होता है, तो ये आपका वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। किसका, वायु प्रदूषण का। अगला जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं, तो जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है, इसे सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीन की बात करें तो जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी नर जननांग होता है। पुरुष जननांग कौन सा है पुष्प में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पुमंग। अगर बात करें स्त्री तो आपका जायांग जो है ये आपका क्या होता है, मादा जननांग होता है। अगला प्रश्न है पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाते हैं। फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोरेजिन्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ये फूल खिलाने वाला हार्मोन है। अच्छा, फल पकाने वाला हार्मोन क्या है, तो आपका एथिलीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है। मेटाथीरिया का उदाहरण कौन सा है, तो आपका कंगारू। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाया जाता है। मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में नहीं है, ध्यान सुनिएगा। मनुष्य में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं, जिसमें आपका 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से, रदनक, कृंतक, अग्र चवड़क और चवड़क। रदनक की बात करें, ध्यान सुनिएगा, रदनक में कितने पाए जाते हैं, 4 रदनक। कृंतक की बात करें तो ये 8 होते हैं। ठीक है, चवड़क की बात करें, टोटल चवड़क की बात करें तो ये भी 8 होता है, और अग्र चवड़क 8 होता है, और चवड़क कितना होता है, तो 12 जो है चवड़क होता है। ठीक है, अगर एक बात की बात करेंगे, अगर इसमें कृंतक पूछा एक साइड की हो गया तो 4 इसमें मानेंगे। टोटल कितना होता है, टोटल 8 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है। हिपैरिन किस अंग से इसका उत्पादन होता है, तो इसका यकृत से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और हिपैरिन का काम क्या होता है, तो हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है ये।
अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक है आपका 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तीनों ध्यान रखिएगा, सब 22-22 है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो न्योम पेन, ये आपका क्या है? कंबोडिया की राजधानी है। प्योंग प्यांग कहाँ की राजधानी है? तो ये आपका उत्तरी कोरिया की राजधानी है। सियोल कहाँ की राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। बंदर शेरी ब्रुनेई की राजधानी है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है? इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका ग्रीन बुक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑरेंज बुक की बात करें तो नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है? ऑरेंज बुक कहा जाता है। अगर हम बात करें व्हाइट बुक, तो व्हाइट बुक जो है पुर्तगाल, चीन, जर्मनी के सरकारी दस्तावेज कहा जाता है। ब्लू बुक ये आपका ब्रिटेन के सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है। ये सब स्टैटिक जीके के प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है ये। निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसियां हैं? मलेशिया की समाचार एजेंसियां कौन सा है? तो आपका बरनामा ये मलेशिया की समाचार एजेंसी है। और सिन्हुआ हुआ की बात करें तो ये आपका चीन की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो आपका टोक्यो। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, बुद्ध चरितम का लेखक कौन है? बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो अश्वघोष, ऑप्शन सी। और अश्वघोष जो है ये कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं, इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? इंपीरियल पैलेस ये किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जापान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सभी को पता है, अशोक स्तंभ जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। अगला है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला, आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? तो टी प्रकाशम को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और सीएफ एंड्रूज को क्या कहा जाता है? इन्हें दीन बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीन बंधु। और शेख मुजीबुर रहमान को क्या कहा जाता है? इन्हें जो है बग बंधु के नाम से जाना जाता है। बग बंधु के नाम से जाना जाता है। और ये इन्हें बांग्लादेश का पितामह भी कहा जाता है। बांग्लादेश का जनक शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। और एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। और टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ऑप्शन ए, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? ठीक है, अगर उस समय कितना था तो 20 रुपया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को इनकी पुस्तक का ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है पुस्तक का? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। और इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1975
ऑप्शन ए। किसने किया था? मोहम्मद यूनुस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये कौन सा देश हस्ताक्षर किया इस पे? तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कांगो गणराज्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी नील मोहन जो है यूट्यूब के सीईओ है, एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, और बीवी आर सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के क्या है? वर्तमान में सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे? तो भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन बी। अगला है, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? मीराबाई चानू ने कौन सा पदक इसमें जीता था? तो रजत पदक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे इसमें कुछ प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग के हैं, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं हिंदी के प्रश्नों पर। ठीक है, अगला प्रश्न है 91। 10 प्रश्न जो है इसमें आपके इंग्लिश के हैं, उसको देख लीजिएगा आप, मैथ के हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला है अंततोगत्वा, इसमें जो है पूछ रहा संधि विच्छेद, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंततः प्लस गत्वा। ऑप्शन ए। इसमें कौन सा संधि है? इसमें आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, और विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो आपका नीरज, नीरज ऑप्शन सी। नीरज, सरोज, जलज, कुंज, अंबुज, पुष्कर ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मिश्र वाक्य है, इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाथी की स्त्रीलिंग होगा, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपका हथनी होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा सी इसका होगा हथनी, हथनी नहीं हथनी। ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? कौन सा शब्द उभयलिंगी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जो है ये उभयलिंगी है, यानी स्त्री और पुरुष के लिए डॉक्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी जैसे अगर विद्वान की बात करें, इसका स्त्रीलिंग विदुषी होता है, गायक का गायिका होता है, अभिनेत्री का अगर बात करें तो इसका होता है अभिनेता होता है। ठीक है, तो ये डॉक्टर जो है ये उभयलिंगी है, दोनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे अब इंग्लिश के प्रश्न है। इसमें पहला इडियम फ्रेज दिया है, इडियम फ्रेज टू पोक वंस नोज इनटू, टू पोक वंस नोज इनटू, इडियम फ्रेज यानी मुहावरा दिया है। तो इसका जो अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी के नाक में दम करना। तो इसमें पूछ रहा है इडियम फ्रेज कौन सा होगा? इसका अर्थ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू इंटरफेयर यानी दखलंदाजी करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबोर्ड बट वंडर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेस, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें घुमक्कड़ कहा जाता है, यानी नोमैड कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनोनिम्स पूछा है हार्टलेस का, हार्टलेस का सिनोनिम्स क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रूएल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। हार्टलेस मतलब होता है निर्दयी और क्रूएल भी मतलब होता है कठोर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। इसका क्या पूछा है? अपोजिट वर्ड पूछा है। ठीक है, अपोजिट किसका पूछा है? कर्टेल्ड का। कर्टेल्ड का मतलब क्या होता है? तो कटौती करना। इसका अपोजिट होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंथेंड यानी बढ़ाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, ही स्टार्टेड ए न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूसडे, तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए न्यू जॉब होगा
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।